हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी लर्निंग वे में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर कंप्यूटर का अष्टम प्रश्न पत्र है जो उसका 2024 का पेपर सॉल्व करेंगे। पेपर में जो पेपर हमारा कंप्यूटर का होता है वो 1 घंटे का होता है। कितने घंटे का होता है? 1 घंटे का होता है। और जिसका पूर्णांक कितने होता? 25 नंबर का होता है। और जिसमें 18 क्वेश्चन होते हैं। टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं? 18 क्वेश्चन होते हैं। और 5 बहुविकल्पी क्वेश्चन होते हैं, 6 अधिलघु उत्तरीय होते हैं, बाकी लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं। टोटल 18 क्वेश्चन होते हैं। इस क्लास में हम लोग 2024 का पेपर सॉल्व करेंगे कि 2024 में किस प्रकार पेपर आया था। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयुक्त होता है। जो प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर है उसमें क्या प्रयुक्त होता है? पहला ऑप्शन है आईसी चिप, दूसरा है वैक्यूम ट्यूब, तीसरा ट्रांजिस्टर और चौथा है वृत्त स्तर आईसी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में उसमें क्या होता है? वैक्यूम ट्यूब प्रयुक्त होता है। क्या प्रयुक्त होता है? वैक्यूम ट्यूब। यदि पूछा जाए आईसी चिप जो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है वो तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का इलेक्ट्रॉनिक घटक है। क्या है? तृतीय पीढ़ी की कंप्यूटर का इलेक्ट्रॉनिक घटक है। यदि ट्रांजिस्टर पूछा जाए तो ट्रांजिस्टर द्वितीय पीढ़ी का इलेक्ट्रॉनिक घटक है। ये तीनों याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये तीनों में से 1 नंबर का जरूर क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा कि आईसी चिप किस कंप्यूटर का उदाहरण है या किस कंप्यूटर में प्रयुक्त होता है। तो तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त होता है। वैक्यूम ट्यूब प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त होता है। और ये ट्रांजिस्टर जो है हमारा दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त होता है। तो ये इस पहले क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन बन गए आपके। यदि आप लोगों ने इसकी पिछली क्लासे नहीं देखा है तो वहां से देख लीजिए, क्योंकि यदि आप लोग थ्योरी नहीं पढ़ोगे तो इन क्वेश्चनों को करने में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। पहले आप लोग क्या करिए, थ्योरी कंप्लीट कर लीजिए। थ्योरी करने के बाद आपको क्या करना है? इन क्वेश्चनों को आंसर देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? स्थायी स्मृति है मतलब मेमोरी है। तो पहला ऑप्शन है रैम, दूसरा है रोम, तीसरा है बिट, चौथा है बाइट। जो स्थायी मेमोरी होती है वो क्या होती है? रोम होती है, जिसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रोम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 1 बाइट बराबर कितना होता है? 1 बाइट बराबर होता है 8 बिट के। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 1 बाइट क्या है? तो 8 बिट के समूह को बाइट कहा जाता है। क्या कहता है? 8 बिट के समूह को 1 बाइट कहा जाता है। आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है हमारा रोम का अर्थ क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा रोम का अर्थ क्या है? रीड ओनली मेमोरी, रैंडम ओनली मेमोरी, या रैंडम ओरिजिनल मेमोरी, या फिर इनमें से कोई नहीं। अभी हमने बताया था रोम का अर्थ क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी होता है। क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। और रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम होता है। क्या होता है? रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है माइक्रो कंप्यूटर को कहते हैं। माइक्रो कंप्यूटर किसको कहते हैं? पहला ऑप्शन क्या है? माइक्रो कंप्यूटर किसे कहते हैं? सुपर कंप्यूटर को कहते हैं, या फिर पर्सनल कंप्यूटर को कहते हैं, या फिर माइक्रो कंप्यूटर को कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग इसका जवाब दीजिए। जो माइक्रो कंप्यूटर होता है वो किसे कहते हैं? पर्सनल कंप्यूटर को कहते हैं। किसको कहते हैं? जिसको पीसी बोलते हैं। पीसी का फुल फॉर्म होता है पर्सनल कंप्यूटर। जो माइक्रो कंप्यूटर होता है तो उसे क्या कहते हैं? पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? 5वां नंबर का क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा एफटीपी का पूरा नाम क्या है? एफटीपी का फुल फॉर्म बताना है। तो हमने ये भी क्वेश्चन करा चुके हैं आपको। एफटीपी का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर। क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है? प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये होता है एफटीपी का फुल फॉर्म, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है हमारा अति लघुत्तरीय के क्वेश्चन है हमारे। अति लघुत्तरीय के क्वेश्चन करेंगे। ये भी 1-1 नंबर के होते हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्न भी हमारे 1 नंबर के होते हैं।
और लघु उत्तरी जो होते हैं क्वेश्चन वो केवल 2 नंबर के होते हैं, बाकी सभी के होते हैं 1-1 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल पूर्णांक होता है 25 का, 18 क्वेश्चन होते हैं। तो छठवां क्वेश्चन हमारा क्या, पास्कलाइन का आविष्कार किसने किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पास्कलाइन का आविष्कार ब्लेज पास्कल ने 1642 ईस्वी में किया था। जो पास्कलाइन है उसका आविष्कार ब्लेज पास्कल ने 1642 ईस्वी में किया था। यह पहला यांत्रिक कैलकुलेटर था जिसे जोड़ने और घटाने के लिए डिजाइन किया गया था। और पास्कलाइन का उपयोग विशेष रूप से किसमें किया जाता है? गणनाओं में के लिए किया जाता है। वित्तीय गणनाओं में सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है कैलकुलेटर, जो यंत्र है हमारा जोड़ने और घटाने के लिए गणनाओं में प्रयुक्त किया जाता है। तो पास्कलाइन का आविष्कार ब्लेज पास्कल ने 1642 ईस्वी में किया था, याद रखेंगे। जो ब्लेज पास्कल हैं वैज्ञानिक, उन्होंने पास्कलाइन का आविष्कार किया था। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेट एक्सप्लोरर का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर है इसका निर्माण किस कंपनी ने किया था? ये भी क्वेश्चन आपको हमने करवा चुके हैं। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर का निर्माण माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा किया गया था। जो इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर है उसका निर्माण माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है उसके द्वारा किया गया था। इसे पहली बार 24 अगस्त 1995 को लॉन्च किया गया था। सबसे पहले कब लॉन्च किया गया? 24 अगस्त 1995 में इसको लॉन्च किया गया था। और यह माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज के साथ शामिल किया गया था। इंटरनेट एक्सप्लोरर कई वर्षों तक वेब ब्राउजिंग के लिए प्रमुख ब्राउजर रहा है, लेकिन बाद में इसे क्या कहा गया है? माइक्रोसॉफ्ट एज से क्या किया गया? प्रतिस्थापित कर दिया गया है। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? 8वां नंबर का क्वेश्चन है हमारा। तो ये क्वेश्चन हमने कई बार कराया है क्लास में। एक बाइट में कितने बिट होते हैं? जो एक बाइट में कितने बिट होते हैं? तो 8 बिट के समूह को एक बाइट कहा जाता है। जो 8 बिट के समूह होता है वही हमारा क्या कहलाता है? बाइट कहलाता है। तो एक बाइट में 8 बिट होते हैं। बिट कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई है। जो बिट है हमारी सब कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई है, जो 0 और 1 से प्रदर्शित किया जाता है, जिसको बाइनरी नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाइनरी नंबर। जिसका बेस कितना होता है? 2 होता है। जिसका बेस 2 होता है। किस तरीके से लिखा जाता है? 0,1 लिखा जाता है और बेस में हमारा क्या लगा रहता है? 2 लगा रहता है। तो यही लिखा गया है कि 8 बिट के समूह को बाइट कहा जाता है। यह डेटा गणना और कंप्यूटर मेमोरी को मापने के लिए एक मानक है। जो ये है, जो बाइट है हमारा, मेमोरी को नापने के लिए क्या है? एक मानक है, जो यंत्र है। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है हमारा, रैम का पूरा नाम लिखिए। देखो वही क्वेश्चन बार बार रिपीट करते हैं। रैम का पूरा नाम लिखिए। तो रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है? रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी है। यह कंप्यूटर की एक प्रकार की मेमोरी है जो डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करती है और प्रोसेसर को तेजी से डेटा को क्या कर देती है? उपलब्ध करा देती है। रैम वोलाटाइल मेमोरी होती है। वोलेटाइल कहीं कहीं लिखा रहता है, वोलाटाइल नहीं होता, वोलेटाइल होता है। मेमोरी होती है, यानी कंप्यूटर बंद होने पर इसका सारा डेटा क्या हो जाता है? मिट जाता है, खत्म हो जाता है। और ये याद रखना है, जो रैम होती है जो अस्थायी मेमोरी होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी मेमोरी है जो अस्थायी है? तो रैम जो है वो अस्थायी मेमोरी है। बहुविकल्पी में हमने क्वेश्चन कराया कि अस्थायी मेमोरी कौन सी है? तो अस्थायी मेमोरी रैम है। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए और शेयर करना तो भूलिए ही मत। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? फ्लॉपी डिस्क सर्वाधिक किसमें उपयोगी है? जो फ्लॉपी डिस्क है सबसे ज्यादा किसमें उपयोगी है? तो फ्लॉपी डिस्क का उपयोग मुख्य रूप से डेटा स्टोरेज और ट्रांसफर के लिए किया जाता है। जो फ्लॉपी डिस्क है ये एक प्रकार की सेकेंडरी मेमोरी है। जो फ्लॉपी डिस्क है हमारा सेकेंडरी मेमोरी है और इसका प्रयोग डेटा को स्टोर करने और ट्रांसफर करने में किया जाता है। फ्लॉपी डिस्क एक अलग करने योग्य लचीला चुंबकीय भंडारण उपकरण है। भंडारण मतलब क्या है? मेमोरी उपकरण है जो है, जो कंप्यूटर फाइलों या अन्य इलेक्ट्रॉनिक डेटा को रख सकता है। हालांकि आज के समय में फ्लॉपी डिस्क की जगह यूएसबी ड्राइव, हार्ड डिस्क और एसएसडी इसके स्थान पर क्या हो गया? प्रयोग किया जाता है। जो फ्लॉपी डिस्क का अब बहुत कम उपयोग किया जाता है, इनकी जगह में क्या यूएसबी आ गया है।
हार्ड डिस्क हो गया है या एसएसडी कार्ड हो गया है, इनका प्रयोग किया जाता है फ्लॉपी डिस्क का। और जो फ्लॉपी डिस्क होता है ये क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है। किस तरीके से मेमोरी, दो प्रकार की मेमोरी हमने बताया था, एक प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी। जो फ्लॉपी डिस्क होता है हमारा ये सेकेंडरी मेमोरी है, जैसे यूएसबी हो गया, पेन ड्राइव हो गया, डीवीडी हो गया, सीडी हो गया, एसएसडी कार्ड हो गया, ये सभी हमारे सेकेंडरी मेमोरी में आते हैं। तो सेकेंडरी मेमोरी का मतलब क्या होता है कि डाटा को एक स्थान से अलग करना या फिर डेटा को स्टोर करना, वही हमारा क्या कहलाता है, फ्लॉपी डिस्क होता है। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, PCMCIA का फुल फॉर्म बताइए। ये भी क्वेश्चन हमने क्लास में करा चुके हैं। PCMCIA का पूरा नाम क्या है, इसका पूरा नाम है पर्सनल कंप्यूटर मेमोरी कार्ड इंटरनेशनल एसोसिएशन। क्या है, पर्सनल कंप्यूटर मेमोरी कार्ड इंटरनेशनल एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म होता है। यह एक संगठन है जो कंप्यूटर के लिए छोटे आकार के कार्ड जैसे कि फ्लैश मेमोरी कार्ड के मानक विकसित करता है। इसको पीसी कार्ड के नाम से भी जाना जाता है। पीसी कार्ड का मतलब पर्सनल कार्ड जो होता है उसके नाम से भी जाना जाता है। इसका फुल फॉर्म आप लोग याद कर लीजिए क्योंकि इसका फुल फॉर्म बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अब लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे। 11 नंबर तक हमारे अधिलघु उत्तरीय क्वेश्चन है। अब हमें लघु उत्तरीय क्वेश्चन करेंगे जो कि 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। तो 12 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर के अनुप्रयोग या उपयोगिता पर प्रकाश डालना है। जो कंप्यूटर है उनके अनुप्रयोग क्या है, उनकी उपयोगिता क्या है, उसके बारे में आपको लिखना है। तो कंप्यूटर के बहुत सारे उपयोग हैं और उनकी उपयोगिता भी बहुत सारी हैं। तो कंप्यूटर आधुनिक युग में जीवन का अभिन्न अंग है। आज के युग में जो कंप्यूटर है व्यक्ति का क्या बन गया, अभिन्न अंग बन गया है। इसका उपयोग लगभग सभी क्षेत्रों में होता है। जो कंप्यूटर का प्रयोग लगभग हर जगह हर क्षेत्र में इसका प्रयोग होता है। चाहे मान लो स्कूल मान लो, कॉलेज मान लो, यूनिवर्सिटी मान लो, बैंक मान लो, गेमिंग के लिए मान लो, तो ये सभी कंप्यूटर के क्या है उपयोग में इस समय क्या होता है, सभी क्षेत्र में इसका काम होता है, जिससे कार्यों में को तेज, सटीक और कुशलता से किया जा सकता है। यही बताया गया है। जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर में मनुष्य के जीवन में अभिन्न अंग बन चुका है, जिसका प्रयोग हर क्षेत्रों में किया जाता है। और इस जिससे क्या है, सटीक जानकारी होती है और तेजी से कार्य को क्या करता है, पूरा कर देता है। कंप्यूटर के अनुप्रयोग पढ़ते हैं। कंप्यूटर के अनुप्रयोग क्या है, कंप्यूटर के अनुप्रयोग को विभिन्न क्षेत्रों में इस प्रकार समझा जा सकता है। अब इसके अनुप्रयोग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इसका अनुप्रयोग क्या है। हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर के कौन कौन से अनुप्रयोग है। तो पहला नंबर डाल के लिखिए आप, शिक्षा क्षेत्र में कंप्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन कक्षाएं, पाठ्यक्रम और डिजिटल लाइब्रेरी तक पहुंच संभव है। जो आज के क्षेत्र में क्या है, कंप्यूटर ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं, जैसे कि आप लोग पढ़ रहे हैं, डिजिटल लाइब्रेरी हो गई है, जिससे कि सभी बच्चे क्या करते हैं, अपनी स्टडी करते हैं। दूसरा नंबर क्या है, व्यवसायिक क्षेत्र में अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से वित्तीय प्रबंधन आसान हो गया है। जो व्यापार के क्षेत्र में अकाउंट जैसे जोड़ घटाना, पैसा है, ये सभी डाटा को क्या करने, लिखने या स्टोर करने में क्या हो गया, कंप्यूटर का बहुत सारा प्रयोग किया जाता है। इसका लेखा जोखा कंप्यूटर में ही क्या होने लगा है, प्रयोग होने लगा है। तीसरा नंबर क्या है, स्वास्थ्य क्षेत्र में मेडिकल रिपोर्ट और स्कैन को विश्लेषित करने में सहायक है। स्वास्थ्य मतलब चिकित्सा के क्षेत्र में भी कंप्यूटर का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अगला नंबर है हमारा, विज्ञान एवं अनुसंधान में नई खोजों और परीक्षणों के लिए डेटा सिमुलेशन और विश्लेषण करना। कंप्यूटर जो है विज्ञान के क्षेत्र में बहुत उपयोगी है, जिससे कि नए नए क्या होते हैं, खोज होते हैं, उनका परीक्षण होता है। ये सभी क्या होता है, कंप्यूटर के माध्यम से किया जाता है। तो ये कंप्यूटर के क्या हो गए, अनुप्रयोग हो गए। अब आगे पढ़ते हैं, कंप्यूटर की उपयोगिताएं क्या क्या होती हैं। कंप्यूटर की उपयोगिताओं के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला नंबर डालकर लिखिए, कार्य कुशलता से बढ़ाता है। जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर की उपयोगिता है, कार्य को क्या करता है, कुशलता से बढ़ाता है। एक्यूरेसी जिसमें शुद्धता होती है। दूसरा नंबर है, समय और लागत की बचत होती है, समय बहुत कम लगता है और इसमें खर्चा भी क्या होता है, बहुत कम होता है। तीसरा नंबर है, सूचनाओं को सुरक्षित और व्यवस्थित करता है। कोई भी सूचना आप इस कंप्यूटर में स्टोर करो, वो क्या होगा, सुरक्षित होगी और व्यवस्थित रूप से रखा रहेगा।
चौथा नंबर है रचनात्मकता और नवाचार को क्या करता है, बढ़ाता है। पांचवा है मैनुअल कार्यों को सचलित करता है। जो कोई भी मैनुअल कार्य है, आपके कोई भी एक्स वाई जेड कार्य है, उनको क्या करते हैं, आसानी से क्या कर देता है, चलित कर देता है, चला देता है और कार्य को पूरा कर देता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 13 नंबर का क्वेश्चन है। 18 क्वेश्चंस होते हैं, 18 क्वेश्चंस आपको करने हैं। सभी क्वेश्चनों को आपको एग्जाम में करना, एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में छोड़ना नहीं है। आए या फिर ना आए, एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में छोड़ना नहीं है। हम आपको बताएंगे किस तरीके से कॉपियां लिखी जाती हैं। जब एग्जाम आ जाएंगे तो एग्जाम के 5-6 दिन पहले आपको बता देंगे कि कॉपियां आपको किस तरीके से लिखना है और कम से कम आपके 92% किस प्रकार आएंगे। आपको हम एग्जाम से पहले ही बता देंगे किस तरीके से आपको कॉपियां लिखना है, आपको अच्छे अंक किस प्रकार लाना है। तो 13 नंबर का क्वेश्चन है, कंप्यूटर की कोई 3 निवेश युक्तियां, जिसको निवेश युक्तियां का मतलब होता है इनपुट डिवाइसों का उल्लेख कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इनपुट और आउटपुट से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आना है। हमने बहुत अच्छे तरीके से क्लास में बताया कि इनपुट डिवाइस क्या होती है, आउटपुट डिवाइस क्या होती हैं, इनके उदाहरण कौन कौन से हैं, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया है क्लास में। यदि उन क्लासों को नहीं देखा तो उनको जरूर देख लीजिए, क्योंकि सभी क्लासें क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से लिखेंगे। इनपुट डिवाइस हैं वे उपकरण होते हैं जिनका उपयोग कंप्यूटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में डेटा या आदेश को भेजने के लिए किया जाता है। जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसें होती हैं, ये ऐसे उपकरण होते हैं जिनका उपयोग कंप्यूटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में डेटा या आदेश को भेजने के लिए किया जाता है। इन उपकरणों द्वारा यूजर्स कंप्यूटर को निर्देश देते हैं या डेटा प्रदान करते हैं। कुछ सामान्य इनपुट डिवाइस के उदाहरण निम्नलिखित हैं। जो इनपुट डिवाइस होते हैं जिनका ये इस प्रकार के उपकरण होते हैं जिसमें जो कंप्यूटर में डेटा या आदेश को क्या किया जाता है, भेजने के लिए कार्य किया जाता है, जिससे कि यूजर्स कंप्यूटर को निर्देश देते हैं और डेटा को क्या कर देता है, प्रदान कर देता है। कुछ इनपुट डिवाइसों के बारे में देखते हैं, जैसे कि आउटपुट वो कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सभी क्या है, इनपुट डिवाइस हैं। अभी लाइट पेन हो गए, स्कैनर हो गए, ये सभी क्या है, इनपुट डिवाइस है। हमने क्लास में बहुत सारे एग्जांपल आपको बताए हैं कि इनपुट डिवाइस के एग्जांपल क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या, इनके बारे में किस प्रकार लिखेंगे। तो अब पहला है हमारा इनपुट डिवाइस कीबोर्ड। कीबोर्ड के बारे में हम लोग देखें। जो कीबोर्ड होता है ये टेस्ट, नंबर और अन्य इनपुट देने के लिए सबसे सामान्य उपकरण है। कीबोर्ड एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है जो कि टेस्ट और नंबर और अन्य इनपुट देने के लिए सबसे सामान्य उपकरण है, जिसमें कि फंक्शन की कितनी होती हैं, 12 होती हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कीबोर्ड जो हमारा होता है उसमें फंक्शन की संख्या कितनी होती है, 12 होती है। और एक सामान्य कीबोर्ड में टोटल बटनों की संख्या, कीज की संख्या 104 होती है। कितनी होती है, 104 होती है। तो इसकी परिभाषा और बड़ी लिखना चाहो तो और बड़ी भी लिख सकते हैं कि कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जो कि टेस्ट, नंबर को इनपुट देने के लिए कार्य किया जाता है, जिसमें कि फंक्शन की टोटल 12 होती हैं और टोटल कीज होती हैं 104। इस तरीके से हम इसकी परिभाषा और बड़ी लिख सकते हैं। अगला है इनपुट डिवाइस माउस। माउस हमारा इनपुट डिवाइस है। यह स्क्रीन पर कर्सर को नियंत्रित करने और विभिन्न वस्तुओं को चयन करने के लिए उपयोग किया जाता है। जो माउस हमारा होता है ये स्क्रीन पर जो कर्सर, जो पॉइंट इस तरीके से चला करता है कंप्यूटर में, तो उसको नियंत्रित और विभिन्न वस्तुओं को क्या करने, चयन करने के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे कि आपके फोल्डर में कोई फाइल्स है तो उसको ओपन करने के लिए माउस का प्रयोग करते हैं। एक कर्सर को कहीं इधर उधर लाना है उसका प्रयोग करते हैं, उसको नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। और ये हमारा इनपुट डिवाइस में ये माउस में 2 से 3 बटनें होती हैं, लेफ्ट राइट, और बीच में स्क्रॉल बार होता है। 2 से 3 बटनें होती हैं माउस में, जो कि लेफ्ट एक होती है, एक राइट होती है, और बीच में क्या होता है, स्क्रॉल बार जिसको बोलते हैं। तो 3 बटनें माउस में होती हैं। ये इनपुट डिवाइस है, ये कर्सर और विभिन्न वस्तुओं को चयन करने में इसका प्रयोग करते हैं। अब स्कैनर के बारे में पढ़ते हैं। स्कैनर यह दस्तावेजों, छवियों और तस्वीरों को डिजिटल रूप से क्या कर देता है, परिवर्तित करने के लिए उपयोग किया जाता है। जो स्कैनर होता है, तो छवि हो गई, तस्वीर हो गए या कोई लेटर हो गया, उनको क्या कर देता है, डिजिटल रूप में परिवर्तित करने के लिए उपयोग किया जाता है। जो कहा नहीं करते कि हमारी फोटो ले लो, उसको स्कैन करके कोई बहुत अच्छी एडिट करके फोटो हमारी बना दो,
तो स्कैनर के माध्यम से हम फोटो को क्या कर देते हैं, परिवर्तित करके और एडिट करके हम और अच्छी तरीके से बना सकते हैं। तो ये स्कैनर का प्रयोग हो जाता है। आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा ईमेल से आप क्या समझते हैं, विस्तार पूर्वक समझाइए। इंटरनेट का सवाल है ये। ईमेल से आप क्या समझते हैं। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है कि ईमेल का फुल फॉर्म बताइए। तो ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल एक प्रकार का डिजिटल संदेश है, जो कि जो ईमेल हमारा है ये एक प्रकार का डिजिटल संदेश रूप है, जिसे इंटरनेट के माध्यम से भेजा और प्राप्त किया जाता है। जब तक इंटरनेट नहीं होगा तो आप लोग ईमेल से ना तो मैसेज भेज सकते हो, ना उधर से मैसेज आपके पास आएगा। जब इंटरनेट होगा तभी आप मैसेज भेज सकते हैं, और कोई भी मैसेज आपको भेजेगा तो वो मैसेज को आप क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। यह एक ऐसा संचार माध्यम है जो संदेशों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से तेजी से और बिना किसी भौतिक पत्र के माध्यम से भेजने की सुविधा प्रदान करता है। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई भौतिक रूप से, मान लो जैसे ऑफलाइन, जैसे आप लोग कहते नहीं हो कि ऑफलाइन के माध्यम से ये पत्र दे आओ, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें इंटरनेट के माध्यम से क्या किया जाता है, बहुत तेजी के साथ भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है। ईमेल, ईमेल का उपयोग व्यक्तिगत, व्यापारिक और शैक्षिक संस्थान में प्रयोग किया जाता है। जो ईमेल का प्रयोग है कहाँ कहाँ किया जाता है, लगभग सभी जगहों में, जैसे कि व्यक्तिगत, व्यापारिक या फिर शैक्षिक संचार के रूप में व्यापक रूप से किया जाता है। तो ईमेल की परिभाषा आप लोग लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक ईमेल है, इसका फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल है। ये डिजिटल रूप से संदेश को भेजने या संदेश प्राप्त करने का काम करता है, उपयोग में आता है, जिसमें इंटरनेट की आवश्यकता होती है। बिना इंटरनेट के माध्यम से हम कोई भी संदेश ना तो प्राप्त कर सकते हैं और ना ही ईमेल से कोई भी संदेश भेज सकते हैं। ईमेल के कुछ भाग देखते हैं। ईमेल के कुछ भाग देखते हैं। ईमेल के प्रमुख भाग कौन कौन से, जैसे संदेश का विषय हो गया, सीसी हो गया। सीसी का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी। क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सीसी का फुल फॉर्म बताइए, तो कार्बन कॉपी होता है। और बीसीसी हो गया। अगला है संदेश का सामग्री, अटैचमेंट, सिग्नेचर। तो ये सभी क्या होते हैं, ईमेल के भाग होते हैं। क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जब आप कोई संदेश भेजते हो तो किसका प्रयोग किया जाता है। कोई भी फाइल को आपको भेजना है तो किस से भेजेंगे, तो अटैचमेंट के माध्यम से हम भेजते हैं। ये क्वेश्चन बहुविकल्पी में पूछा गया। अटैचमेंट में क्लिक करेंगे, ब्राउज करके हम फाइल को सिलेक्ट करके क्या कर देंगे, भेज देंगे। आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा फैक्स का अर्थ बताइए। ये भी क्वेश्चन हमने करवा चुके हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन है, फैक्स बताते हुए इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। फैक्स का अर्थ है फैक्समिली मशीनी भाषा। जो फैक्स है फैक्समिली शब्द से मिलकर बना है। यह एक दूरसंचार तकनीकी है जिसका उपयोग दस्तावेजों, चित्रों या अन्य सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए किया जाता है। फैक्स की प्रक्रिया में एक मशीन द्वारा दस्तावेज को स्कैन किया जाता है और उसे इलेक्ट्रॉनिक संकेतों में परिवर्तित करके ऑनलाइन के माध्यम से दूसरे स्थान पर क्या किया जाता है, भेज दिया जाता है। तो जो फैक्स है हमारा, ये फैक्समिली मशीनी भाषा से मिलकर बना है, जिसका अर्थ क्या, जिसका प्रयोग क्या होता है, दस्तावेज, चित्र या अन्य सूचनाओं को एक स्थान से क्या किया जाता है, दूसरे स्थान में भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है। और इसमें क्या होता है, एक इंटरनेट के लिए आवश्यकता होती है, इसमें भी इंटरनेट की आवश्यकता होती है। आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है, वहां दूसरी फैक्स मशीन इसे प्राप्त करता है। जब आप एक अपने स्थान से भेजोगे फैक्स मशीन से, तो फैक्स मशीन से दूसरी जगह क्या करेगा, वो प्राप्त करेगा और फिर उस दस्तावेज को क्या कर देता है, मुद्रण करती है। फैक्स की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे कि फैक्स की विशेषताएं क्या हैं। फैक्स की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला नंबर, तत्काल संचार होना, मतलब तुरंत क्या हो जाता है, संचालित हो जाता है। दूसरा, साधारण कनेक्शन, सिंपल सा कनेक्शन होना चाहिए। अगला है दस्तावेज की प्रमाणिकता, दस्तावेज की प्रमाणिकता होनी चाहिए। और चौथा है हमारा आसान उपयोग, आसानी से हम इसका उपयोग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। और सुरक्षा, पांचवा हमारा है सुरक्षा, इसमें सुरक्षा भी होती है। अगला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है,
परिचालन प्रणाली की संरचना में कौन कौन से अवयव समाहित हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बहुविकल्पी के क्वेश्चन कई बनते हैं कि जो परिचालन प्रणाली है इसमें कौन कौन से अवयव समाहित हैं। तो परिचालन प्रणाली की संरचना में निम्नलिखित अवयव समाहित हैं। हमने सभी अवयव के बारे में आपको क्लास में बहुत अच्छे तरीके से समझाया है कि परिचालन प्रणाली की संरचना में कौन कौन से अवयव हैं और इनके बारे में भी बताया है। तो पहला हमारा है कोर या ऑपरेटिंग सिस्टम परिचालन प्रणाली का मुख्य भाग है। जो कोर हमारा होता है यह ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य भाग होता है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच क्या कर देता है, संवाद स्थापित कर देता है, संबंध स्थापित करता है। तो यही बताया गया है जो कोर हमारा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रमुख भाग है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच क्या करता है, संबंध स्थापित करता है। दूसरा क्या है, दूसरा हमारा प्रोसेस प्रबंधन। क्या है दूसरा है हमारा प्रोसेस प्रबंधन। प्रोसेस प्रबंधन क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें सभी चल रहे प्रक्रियाओं की निगरानी और नियंत्रण की जाती है। कोई भी डेटा कोई भी कंप्यूटर में कार्य हो रहा है उसकी क्या किया जाता है, उसकी प्रक्रियाओं की निगरानी और नियंत्रण करने के लिए प्रोसेस प्रबंधन का कार्य किया जाता है। तीसरा हमारा मेमोरी प्रबंधन। यह सिस्टम की मेमोरी का प्रबंधन करता है जैसे कि रैम और वर्चुअल मेमोरी का उपयोग और आवंटन करता है। जो मेमोरी प्रबंधन होता है जिस सिस्टम मेमोरी का क्या करता है, प्रबंधन करता है, और जैसे कि रैम हो गया और वर्चुअल मेमोरी का उपयोग और आवंटन करता है। अब अगला है फाइल प्रबंधन। फाइल प्रबंधन क्या होता है, यह डेटा का क्या करता है, स्टोर करता है और उसे व्यवस्थित करने का तरीका प्रदान करता है। जो फाइल प्रबंधन होता है ये डेटा को क्या कर देता है, स्टोर कर देता है और उसे क्या करता है, व्यवस्थित करने का तरीका प्रदान करता है। आगे पढ़ते हैं, हमारा है नेटवर्क प्रबंधन। नेटवर्क प्रबंधन क्या है, यह नेटवर्क से संबंधित कार्यों का प्रबंधन करता है। जो नेटवर्क प्रबंधन होता है, जो परिचालन प्रणाली का नेटवर्क प्रबंधन होता है, ये नेटवर्क को क्या करता है, संबंधित कार्यों को प्रबंधन करता है। यह सभी अवयव मिलकर एक पूर्व और प्रभावी परिचालन प्रणाली का निर्माण कर देता है। जो नेटवर्क प्रबंधन है ये सभी प्रकार के नेटवर्कों से क्या करता है, संबंधित स्थापित करके प्रबंधन करता है, कार्यों को उनके क्या करता है, प्रबंध कर देता है और सभी अवयव मिलकर पूर्व और प्रभावी परिचालन की प्रणाली को क्या कर देता है, निर्माण कर देता है। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और उपयोगकर्ता के बीच क्या कर देता है, संबंध स्थापित या मध्यस्थ का काम करता है। यह कंप्यूटर सिस्टम को चलाने और उसके विभिन्न कार्यों को प्रबंधित करने के लिए आवश्यक होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के कुछ प्रमुख कार्यों में कंप्यूटर की बुनियादी कार्यक्षमता सुरक्षित और क्या होती है, हार्डवेयर के संसाधनों को प्रबंधन करती है। यही बताया गया है सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ये ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और उपयोगकर्ता के बीच क्या होता है, संबंध होता है, जो कि कंप्यूटर सिस्टम को चलाने और विभिन्न कार्यों को क्या कर देता है, प्रबंधित करके उनकी आवश्यकताओं को क्या कर देता है, सुचारू रूप से संचालित कर देता है। यही बताया गया है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर यही होता है। आगे पढ़ते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रकार क्या हैं, कौन कौन से हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के मुख्य रूप से निम्न प्रकार हैं। कौन कौन से हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, कंपाइलर हो गया, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो गया, डिवाइस ड्राइवर्स हो गया, फर्मवेयर हो गए। ये सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर के क्या हैं, प्रकार हैं। कभी कभी इनके बारे में पूछ लिया जाता है, ज्यादा तो नहीं पूछा गया, ज्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूछा गया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को हमने बहुत डीपली क्लास में बताया है। उन क्लासों को यदि नहीं देखा तो उन क्लासों को जरूर देखिए। लास्ट क्वेश्चन से हमारा डाटा सुरक्षा के चरण के बारे में बताइए। डाटा सुरक्षा के चरण के बारे में समझाना है कि डाटा सुरक्षा के चरण क्या क्या है, कौन से होते हैं। तो डाटा सुरक्षा के कई चरण होते हैं जो डाटा को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यकता है, जो कि निम्न है। डाटा को सुरक्षित करने के कई चरण होते हैं और डाटा सुरक्षित कर रखने के लिए आवश्यकता चरण कौन निम्नलिखित हैं। पहला चरण क्या है, डेटा वर्गीकरण। डेटा को उसकी संवेदनशीलता के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत करना। यह सुनिश्चित करता है कि संवेदनशील डाटा को विशेष सुरक्षा मिल सके। जो डाटा वर्गीकरण होता है, डेटा को उसकी क्या कर देता है, संवेदनशीलता के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में क्या कर वर्गीकृत बांट देता है और यह निश्चित कर देता है कि संवेदनशील डाटा को विशेष रूप से सुरक्षा मिल रही है कि नहीं मिल रही है। आगे दूसरा नंबर है हमारा
डेटा इंक्रिप्शन। क्या है? डेटा इंक्रिप्शन। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। डेटा इंक्रिप्शन क्या है? डेटा को इनक्रिप्ट किया जाता है, डाटा को इनक्रिप्ट किया जाता है ताकि यदि कोई व्यक्ति डेटा को अनाधिकृत तरीके से एक्सेस करता है तो उसे समझ नहीं पाए। यदि कोई भी व्यक्ति है उसे अनाधिकृत तरीके से एक्सेस करे, मान लो बिना गलत तरीके से, मान लीजिए गलत तरीके से उसे चलाए, तो वो क्या है, उसको समझ नहीं पाएगा। इसलिए डेटा एन्क्रिप्शन किया जाता है। तीसरा नंबर है एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल क्या होता है? केवल अधिकृत उपयोगकर्ताओं को ही डेटा तक पहुंचने की अनुमति दी जाती है। एक्सेस कंट्रोल के मतलब होता है केवल वही उपयोगकर्ता इसका प्रयोग करें जो इसके लिए उपयोगी हैं। चौथा हमारा है डेटा बैकअप। डेटा बैकअप तो आप सभी लोग जानते होंगे। नियमित रूप से डेटा का बैकअप लिया जाता है, जैसे कि कंप्यूटर में आप कोई भी पुराना से पुराना कोई होता है, जैसे फोटो हो गई, फाइल्स हो गए, उनका बैकअप करने के लिए, उसको रिटर्न करने के लिए बैकअप किया जाता है। वही हमारा बैकअप होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या है? डेटा सुरक्षा, नेटवर्क सुरक्षा। क्या है? नेटवर्क सुरक्षा। नेटवर्क सुरक्षा के बारे में पढ़ते हैं। नेटवर्क के माध्यम से डेटा को सुरक्षित रखने के लिए फायरवॉल, एंटीवायरस और अन्य सुरक्षा उपायों का उपयोग किया जाता है। इन सभी चरणों को एक साथ लागू करने से डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। जो नेटवर्क के माध्यम से हम डाटा को अपने, जैसे फायरवॉल हो गया, एंटीवायरस हो गए, या अन्य सुरक्षा उपाय, जैसे कि हम पेन वो ड्राइव हो गया हमारा, गूगल ड्राइव जिसको बोलते हैं, तो इनमें हम क्या कर देते हैं, नेटवर्क के माध्यम से अपने डाटा को सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये पेपर हमारा 2024 का पेपर था, वो पूरा साल हो गया। तो आप लोग कमेंट करिए क्लास कैसी लगी। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।